जय हिंद साथियों। तो आज की इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की वीडियो में कुछ ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिन कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका पेपर साथियों आप क्रैक मानिएगा। तो आज की इस वीडियो में साथियों एक पूरे ऐसे मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे जहां से बहुत सारे सवालों की बौछार आपको साथियों अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी कराऊंगा, उसके बाद जीके जीएस, फिर करंट अफेयर, फिर मैथ के क्वेश्चन और मैथ के डीआई के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन एक गद्दांश में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा सा। तो अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कहूंगा इस वीडियो के लेवल को चेक करिएगा और उसके बाद अपने लेवल को चेक करिएगा, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। चलिए, तो पहला सवाल है। सबसे पहले हिंदी के 5 सवाल देखेंगे, आप लोग चेक करिएगा कितना स्कोर आपका रहता है। पहला सवाल है करके गोदान किसकी आत्मकथा है? तो ये साथियों मुंशी प्रेमचंद्र की आत्मकथा है। उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को, यह भी आपसे कई बार पूछा गया है। करके बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? कोसों दूर होना नहीं, गुदड़ी का लाल होना नहीं, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखना। कहते नहीं भाई तुम तो बहुत दिनों के बाद दिखे, कहते ईद का चांद, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। देखिए ये जो ईमानदारी है ना, ये एक गुण है, तो यहां पर आपका जो होगा वो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक अनिल शब्द और एक अनल शब्द, तो आपको इन दोनों के मतलब बताने। देखिए एक अनिल का मतलब क्या होता है? एक अनिल का मतलब होता है सातु हवा, और एक अनिल का मतलब क्या होता है सातु आग। तो हवा और आग कहां पर लिखा है? हवा आग, हवा पानी लिखा है, हवा और आग। देखिए हवा को वायु कहते हैं और आग को अग्नि कहते हैं, इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कहेंगे साथियों पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बता दीजिए। पंकज, अंडज, खग या नभचर? मैं कहूंगा अंडज भी पक्षी को कहते हैं, खग भी पक्षी को कहते हैं, नभचर भी कहते हैं, लेकिन पंकज नहीं कहते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साथियों कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो कहने के मध्ययुगीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? तो शेरशाह ने निर्मित किया था, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उसका नाम साथियों क्या था? उतबी उसका नाम था। यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये साथियों कावेरी के तट पर स्थित था, ये आप लोग याद रखेंगे। यानी कि जो प्राचीन पत्तन पुहार है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो जो साथियों ज्ञानोदय इनको प्राप्त हुआ था, ये शिरुपालिका नदी के किनारे पर हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो शिरुपालिका नदी के तट पर हुई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसकी अगर बात करें साथियों सग्गन कल्लू नामक स्थल से संबंधित है राख का टीला, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ किया गया था? तो मैं कहूंगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये सारे के सारे सवाल आपके वो सवाल हैं जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सवालों को आप लोग हल्के में मत लीजिए साथियों, कम समय में आपकी तगड़ी तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप साथियों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब उसको दबा दीजिए, और घंटे जैसा जो निशान है उसको भी साथियों आप लोग दबा दीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियोस हमारी पहुंचती जाए। कह रही कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? नमक कानून को निरस्त करने के लिए, सरकार की सत्ता की कटौती करने के लिए, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज? मैं कहूंगा नमक कानून को निरस्त करने के लिए ही गांधी जी ने सत्याग्रह साथियों आंदोलन शुरू किया था, नमक सत्याग्रह। अगला देखिए
यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी ये कब स्थापित की गई थी? तो ये 1905 में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों बनारस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। उसके बाद देखिए, किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये काम पता है डलहौजी ने किया था साथियों। किसने? डलहौजी ने ये काम किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एशिया की सबसे लंबी नदी मुझे बताइए कौन सी है? तो यांगसी भी कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर यांगटीसी भी लिखा हो सकता है। तो ये तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई। अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। तुरंत लिख डालिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जो वृहद ज्वार आता है ना साथियों, ये आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवाएं चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी हो। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आए तो वृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब वृहद ज्वार आता है। यह बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहे कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो साथियों ये तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। आंसर आपका सी होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो साथियों 31% है। कितने प्रतिशत है? 31% है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या है ना, आबादी का 31% है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक जो उसके बाद देखिए, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता के द्वारा दिया जाता है? नहीं, ये एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है साथियों। साख पत्र आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये स्थापित है, ये कहां पर है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये किससे संबंधित है? मुझे आप लोग बता दीजिए। तो ये किससे संबंधित साथियों? योजना आयोग से संबंधित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? नहीं साथियों, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में या राज्यसभा में। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन साथों आप लोग तैयार करते रहिए अगर आप वाकई में अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हो। और इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट साथियों मैथ के क्वेश्चन और मैथ के डीआई के क्वेश्चन ये भी करवाने वाला हूं। उसके अलावा रीजनिंग भी करवाऊंगा, हिंदी का एक गद्यांश भी साथियों करवाऊंगा। अभी आपकी जीके जीएस चल रही है और साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यानी कि आपके पेपर में साथियों जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज की इस वीडियो में, उन सभी सब्जेक्ट को साथियों हम लोग कवर अप करते रहेंगे। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं 100%, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिएगा। भले जब आपका रिजल्ट आ जाए यूपी SSC पेट का, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, लेकिन अभी साथियों आपको पढ़ाई करना है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना है। तो तब तक के लिए साथियों कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए, नौकरी ले लीजिएगा, उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, है ना। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करें भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है, तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया शून्यकाल? मैं कहूंगा नहीं। क्या जापान से लिया गया? जापान से भी नहीं लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं लिया गया है। अगर शून्यकाल की हम बात करते हैं तो ये साथियों अपनी संसद की ही देन है, यानी कि ये यही तैयार किया गया है साथियों शून्यकाल नामक शब्द। तो कुल मिला के आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो यहां पर अगर बात करें राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता थोड़ी ना यहां पर है।
राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता नहीं साथियों, ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो मैं कहूंगा नागरिकता की विशेषता जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी वाली है, यानी कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल था, आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, और यही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कह रहे कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, कम नहीं होता है साथियों, अधिक होता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया? तो जीव विज्ञान नाम की अगर बात करती है लेमार्क के द्वारा दिया गया था साथियों, जीव विज्ञान शब्द आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक इसमें से कौन सा है? तो ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज नहीं साथियों, सेल्यूलोज आप लोग याद रखेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक साथियों सेल्यूलोज है। उसके बाद देखिए फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित होता है? तो ये साथियों सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश की गुणवत्ता की इकाई है? नहीं साथियों, ये दूरी की इकाई है, यानी कि ये खगोलीय दूरी की इकाई है साथियों प्रकाश वर्ष। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि मधुशाला ये किसकी कृति है साथियों बताइए? तो ये तो हरिवंश राय बच्चन की है ना कृति है, मधुशाला, मधुकलश ऐसे करके। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो संगीत के किस वाद्य यंत्र से है साथियों? ये तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन जो है ना ये तबला वादक हैं। कहने के भूषण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा साथियों भूषण रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, उससे क्या फायदा होगा? वन रोपण करके, देखिए वनस्पति हटाकर मैं कहूंगा नहीं, वन रोपण करके भूषण रोका जा सकता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा वित्त मंत्रालय के द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए पणजी की अगर बात करें तो ये किस राज्य की राजधानी है? पणजी आपसे पूछी जा रही है साथियों। पणजी गोवा की राज्य की राजधानी है। जैसे कि आप लोग याद रखेंगे गोवा में जो एक तरीके से है ना वहां पर सारे लोग पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा साथियों मूवी वगैरह में, तो आप ट्रिक से याद रखेंगे कि गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मालिकी की अगर बात करते ये कहाँ की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। तो यहाँ पर साथियों माले शब्द होना चाहिए। क्या? माले शब्द होना चाहिए, और माले जो है ना ये मालदीव की राजधानी है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र देते हैं साथियों किसको? देखिए अगर राष्ट्रपति साहब रिटायर हो गए हैं तो वो अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा, अपना रिजाइनमेंट उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति रिटायर हो गए हैं तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। कहने के खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में साथियों है बताइए? तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस की अगर बात करें, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल कह रहे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। आंसर आपका ए होगा। तो अब साथियों यहां से आपके सामने मैथ के डीआई क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। आप सभी को पता है कि पूरे 100 सवालों में से 80 क्वेश्चन साथियों आपके डीआई के आएंगे और मैथ के क्वेश्चन साथियों आपके 5 आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चंस अभी कराऊंगा, है ना। और सबसे पहले हम लोग डीआई के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिछले सालों में जो पेट का एग्जाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को साथियों कंप्लीट कर दूंगा, है ना। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो पिछले पेट में आए हुए सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, पहला सवाल है कि अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में की गई है। यानी कि अगर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, विश्व की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये व्हाइट वाला जो है ना ये 1975 का साल है और ये काला वाला जो है ये 1987 का साल है। अगर मैं कहूं साथियों वर्ल्ड में यानी कि विश्व में 1975 में कितना हुआ तो 14.6 बताना आपको, और वर्ल्ड में 1987 में साथियों कितनी मुद्रास्फीति हुई तो ये 16 लिखा हुआ, ये दिख नहीं रहा तो मैंने यहां पर लिख दिया। ऐसी डेवलप्ड नेशन की अगर बात करें तो 11.8 और ये 14.2 दिख नहीं रहा तो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो अब इसको देखिए 1975 से ठीक है 1987 के बीच
तीसरी दुनिया का मतलब है साथियों ये थर्ड वर्ल्ड है ना। तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 1975 में ये थी 26.6 और फिर 1987 में हो गई 36.6। कितने की वृद्धि हुई है, यानी कि अगर 36.2 में से हमें 26.6 घटाना है तो कैसे क्या करेंगे। देखिए 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। अब ये 35 हो जाएगा, 35 में से सातों 26 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9.6 की वृद्धि हुई है। तो बस इसको सातों 9.6 को आपको प्रतिशत में बदल लेना है। 9.6 की वृद्धि हुई है किससे, 26.6 से, तो 26.6 आपका नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका सातों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कट करे तो 2 से कट करे 13 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, है ना। और अगर इसको सातों हम लोग कट करते हैं, या एक काम करिए 4800/13, 4800/13 यहाँ पर आ गया है। 13 कम 13 26, 13 39, 13 चक्कू 52 ज्यादा हो जाएगा तो 13 3 आपका 39 हो गया, 39 हो गया। अब 9 जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग आपका 78। तो कुल मिला के अगर बात करें 26 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, और 26 पॉइंट करके अब यहाँ पर लगभग में पूछा गया है तो 36 पॉइंट हम आंसर लगा देंगे। 26 नहीं बल्कि 36 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, तो लगभग में पूछा गया 36 हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहां पर थी, ये बात आपको सातों यहां पर अब बताना है। चलिए, यानी कि सबसे कम उछाल कहां पर मारा गया है। देखिए मुद्रास्फीति के परिवर्तन में सबसे निम्नतम दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या यहां पर सबसे कम वृद्धि हुई है या सबसे कम यहां पर, देखिए यहां पर तो हो ही नहीं सकती, यहां पर तो बहुत वृद्धि हुई है। 26 से 36 हो गए, यहां पर 14 से 16 है ना। मुझे कम एक तो यहां पर दिख रही, कहां पर साथियों, एक तो यहां पर दिख रही है, और उसके अलावा साथियों एक तरीके से बात करें यहां पर भी दिख रही है, और फिर तो यहां पर ऐसा हो गया। इसको चेक कर लीजिए, इन तीनों को चेक कर लीजिए आप, आपको आंसर जो है ना वो साथियों बड़े आराम से मिल जाएगा। चलिए देखिए, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, इसको मैं हटा देता हूं और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहीं पर कर देता हूं। देखिए 14.6 से 16 हुआ है, तो कितना बढ़ रहा है साथियों, मुझे लग रहा है 1.4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है, 1.4 बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जरा प्रतिशत में पहले एक बार ऐसे ही निकाल लीजिए। 11.8 से 14.2 हुआ है, तो कितना बढ़ा है साथियों, 14.2 और 11.8। देखिए 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2, यानी कि इसमें साथियों 2.4 बढ़ा है। तो सबसे कम पूछा जा रहा है अभी तक, तो हमें साथियों सबसे कम इसमें मिल रहा है। अब एक बार इसको भी देख लीजिए, 10.3 से 12.7 हुआ है, तो साथियों 12.7 में से 10.3 घटा दीजिए, 4 बचेगा 2। यहां पर तो साथियों 2.4, मैं कहूंगा सबसे कम जो मिल रहा है वो साथियों विश्व वाले में मिल रहा है, वर्ल्ड वाले में मिल रहा है ना। तो साथियों अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कितना मिल रहा है, तो इसको साथियों आपको कैलकुलेट करा देना है ना। 1.4 की वृद्धि हुई है, किससे हुई है, 14.6 से हुई है। 14.6 आपका यहां पर आ जाएगा। एक सेकंड, पूछा क्या गया, अच्छा सिर्फ ये पूछा गया है कि किस में हुई है, तो मैं कहूंगा विश्व वाले में सबसे कम वृद्धि हुई है। और विश्व कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए ये भी सातों उसी पर आधारित है, कहने के विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। पहले देख लीजिए आखिर कि विकसित देशों और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध क्या है। विकसित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए अगर इसको मैं हटा देता हूं सबसे पहले तो, है ना, देखिए एक सेकेंड, विकसित देशों और क्या कहा गया है, विकसित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका। विकसित देश आपके ये हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका आपका ये हो गया। आप देखिए साथियों यहां पर क्या है, अब देखिए मुद्रास्फीति यहां पर अगर बात करें ना, बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बहुत कम हुई। यहां पर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हुई है, यहां पर भी आपको लग रही होगी और यहां पर भी आपको लग रही है, लेकिन यहां पर मुद्रास्फीति बहुत कम हुई और यहां पर भी बहुत कम हुई है। तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, है ना। इसका अमेरिका की अगर बात करते हैं, इसका बेहतर नियंत्रण था, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ 10.3 से 12.7 हुआ है और यहां पर 11.8 से 14, तो यहां पर सबसे कम हुई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रही है 1987 में
विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी? 1987 आपको देखना है। विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया 1987 वर्ल्ड और थर्ड है ना, थर्ड वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं साथियों? 1987 आपका ये हो गया। पहले मैं इसको हटा देता हूं, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से, आप चिंता मत करिए। देखिए अब अगर यहां पर हम लोग बात करें 1987 की बात की गई है, ठीक, 1987 की बात करेंगे। कहा जा रहा था कि विश्व कहां पर है? विश्व आपका ये है, और थर्ड वर्ल्ड क्या, थर्ड नेशंस की अगर बात करें तो साथियों ये है ना। इसमें पूछा गया था इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि 16 से यहाँ पर 36 हो गया है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए और मुझे बता दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्योंकि 1987 का पूछा गया है तो 16 से 36 वृद्धि हुई है। कितना बड़ा है 1 मिनट में आपको दिखला देता हूं कितना बड़ा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, 36.2 में से 16 को घटाना पड़ेगा, है ना। 2 आ जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 20.2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 20.2 की अगर बात करें, बस इसको प्रतिशत में बदलना है ना। 20.2 किससे बड़ा है? मैं कहूँगा 14.6 से बड़ा है। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैंने इसकी जगह पर ये कर दिया, मुझे 14.6 लिखना चाहिए था। 1 सेकंड, सही तो था भाई साहब, सही तो था यार। क्या दिक्कत है? अच्छा यहाँ पर 14 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16 आ जाएगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी बात अगर साथियों क्लियर है तो कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, हम 0 बढ़ा लेंगे, है ना। और एक तरीके से अगर बात करें 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 अट्ठे और 2 पंजे हो गया। अब इसको सातों कट कराइए, 2 चौक हो गया, और 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 0 1, इतना आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथ थोड़ा सा और अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कराएं और देखें कि आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये 5 की 1 से गुणा होगी, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 4 से जरा कट करिए, क्या आता है, 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 चला जाएगा, 4 पंच 20, 4 छंग 24, यानी कि लगभग 126% आया। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर कि 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 126% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों ये बात बिल्कुल सही है कि डीआई के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल है। पेट एग्जाम में डीआई बहुत ज्यादा नंबर की आती है, लेकिन अगर आप इस चीज को ठान लेते हैं तो मेरा मानना है डीआई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है पेट में कि आप 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से 20 आपके सही जाएंगे, लेकिन आपको हर एक चीज देखना है, आपको पिछला रिवीजन भी करते जाना है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी इसी क्लास में, उनका रिवीजन भी मैं करवाता रहूंगा। ऐसा नहीं साथियों कि जो चीज नई हर क्लास में नहीं पढ़ाऊं, नई या न्यू हर चीज नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि पिछला रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारी पेट की क्लासेस देखते रहेंगे तो आपको नई जानकारी वगैरह भी मिलती रहेगी, और जो पिछला आप पढ़ चुके हो वो भी आपका साथियों रिवीजन होता रहेगा। तो सबसे अच्छी बात इस चैनल की यही है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया, है ना, यूएसए और यूके के बीच मुद्रा स्फीति में अनुपात आपको बताना है क्या रहा। तो बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो तीसरी दुनिया में, है ना, क्या आपको तीसरी दुनिया का अनुपात बताना है, और आपको अनुपात बताना है यूएसए प्लस यूके का। तो पहले साथियों 1975 से 1987 तक यहां पर देख लीजिए आखिर मैटर यहां पर क्या लिखा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब थोड़ा सा जो है वो क्लियर यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो किसकी बात चल रही थी साथियों? 1975 से 87 के बीच तीसरी दुनिया की अगर बात करें कहां पर है तीसरी दुनिया? आपकी ये है तीसरी दुनिया। और अगर बात करें यूएसए और यूके इसके बीच आपको यहां पर बताना है। चलिए इसको भी हटा देता हूं मैं। अब यहां पर अगर बात करते हैं, इस सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए तीसरी दुनिया में 1975 का पहले देख लेंगे, है ना। पहले क्या कर लेंगे साथियों 1975 का, यानी कि पहले हम इसको जोड़ेंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। पहले आप ये काम कर लीजिए, 26.6 26.6, तो सबसे पहले साथियों इन नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं, है ना। थर्ड वर्ल्ड यूएसए और यूके, इसके 1975 वाले नंबर 26.6, तो साथियों यहाँ पर क्या हो गया 26.6 हो गया,
और प्लस की अगर बात करें तो 10.3 हो गया, प्लस अगर बात करें तो 21.7 अगर हम सातों इसको जोड़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूं सातों कितना आता है, 58.6 आता है, 58.6 आता है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा और सही से लिख दूं मैं, तो कितना आता है सातों, 58 है ना, 58.6 आता है। अब सातों हम लोग जोड़ते हैं 1987 वाले, यानी कि ये 36.2, तो ये हमने 36.2 जोड़ लिया, 36.2 और प्लस सातों कितना है, 12.7 आ गया यहाँ पर, और उसके बाद 23.5 यहाँ पर क्या आ गया, 23.5 आ गया। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, 72.4 आएगा। मैंने पहले से जोड़ के रख लिया ताकि थोड़ा सा समय कम लगे। तो बस आपको साथियों इनका और इनका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरी दुनिया और यूएसए प्लस यूके का अनुपात आपको निकालना है। तो कितना हमने निकाला था यहाँ पर, 58.6 और 72.4, है ना, 58.6, एक सेकेंड, 58.4 और 72.6 ऐसे ही था ना, 58.6 था, सॉरी 58.6 हो गया, और कितना साथियों, 72.4 था, 72.4 हो गया। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 586 और 724 बचेगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा होगा, 2 से इसको हम लोग कट करें तो क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 तियां 6 हो जाएगा, और 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 दूना 4, तो 293 362 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो दिक्कत क्या हो गई कि हर यहाँ पर सभी में जो है ना वो फोटो होनी चाहिए थी। अब उसके बाद देखिए ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय यानी कि मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं साथियों, देखिए अब यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन में आपके लिए वो रख लिया था मैंने इसमें, कहने के विविध मद पर क्या साथियों, विविध मद पर, है ना, विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है, ये बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, विविध मद कहाँ पर है, मिसलेनियस को ही तो विविध मद कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, और ये क्या हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गई। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी को कितना एक तरीके से अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ है साथियों, मतलब कितना खर्च हुआ है, 80 लाख खर्च हुआ है, 80 लिख दिया। और अगर बात करते यहाँ पर ये कितना, ये तो सिर्फ 10 है, ये 80 है और ये 10 है, तो 10 हमने यहाँ पर लिख लिया। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करिए पूरा इस पर 20 लाख खर्च हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इस पर भी कितना हुआ है साथियों, इस पर भी तो 10 लग रहा है ना, ये देखिए 10, तो इस पर भी 10 लाख हुआ है। और मिसलेनियस पर की अगर बात करें तो 15 लाख हुआ है। तो अब आपसे मिसलेनियस यानी कि विविध मद पर कितना खर्च हुआ है, 15, आपसे 15 लाख हुआ है। बस इसको आपको सातों प्रतिशत में बदलकर बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगा लेंगे। अब ये देखिए टोटल खर्च हुआ कितना है, वही तो नीचे आएगा। और भाई टोटल खर्च में से 15 लाख हुआ है मिसलेनियस पर खर्च, तो वो चीज नीचे आ जाएगी। टोटल इसका करो पहले, 80 और 20 100, 100 और 110, 120, 130, 135 लाख टोटल खर्च हुआ है ना। और विविध पर 15 लाख खर्च हुआ, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो 15 एकम 15 और 15 नीम कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है ना। अब साथियों 100 बटा यहाँ पर 9 आ गया, इसको आपको कैलकुलेट करना है। 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 1, यानी कि 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। विविध मद पर 11 सही 1/9% खर्च हुआ है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। कहने कि जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है, अब आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए जलपान कहां पर साथियों है ना। जलपान की अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग, जलपान की अगर बात करें तो ये साथियों इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, रिफ्रेशमेंट्स की अगर बात करें इसको जलपान कह सकते हैं। तो कुल मिला के 10 लाख खर्चा हुआ है, तो 10 लाख साथियों इस पर खर्चा हुआ, और टोटल कितना 135 है। तो यही तो पूछा जा रहा था कितना भाग खर्च हुआ है, तो इतना भाग खर्च हुआ है। इसको कैलकुलेट करिए, 5 दूना 10, 5 दूना
10 हो जाएगा, 3 जाएगा, 5 सत्ते 35, 2/27 आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है, क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कंपनी का कुल मासिक व्यय आपसे पूछा जा रहा है। तो कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना खर्च हो रहा है, इस पर 80 लाख खर्च हो रहा है, इस पर 10 लाख खर्च हो रहा है, और इस पर कितना साथियों 20 लाख खर्च हो रहा है, ठीक है, और इस पर 10 लाख खर्च हो रहा है, और इस पर साथियों 15 लाख खर्च हो रहा है। तो ये टोटल कितना बन रहा था, 135 लाख बन रहा था ना। तो 135 लाख टोटल खर्च हो रहा है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात क्या है। कर्मचारियों का वेतन ये है, और परिवहन कहाँ पर है, परिवहन आपका साथियों ये है। तो इस पर तो कितना खर्चा हो रहा था 20 लाख, और इस पर 80 लाख खर्चा हो रहा था। तो इसको अनुपात में आपको बदलना है, 20 से कम 20, 20 चौक 80, यानी कि 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। यातायात कहाँ पर है साथियों, ट्रांसपोर्ट ये हो गया है ना। इतनी बात आपको सातों समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 लाख खर्चा हो रहा है सातों, देखिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें 20 लाख खर्च हो रहा है, तो 20 लाख यहाँ पर आ जाएगा, और टोटल कितना 135 है, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 5 चौक और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 4/27 भाग है ना खर्च हुआ है यातायात पर। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब उसके बाद देखिए अगले सातों डीआई के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए और बताइए इनके सही जवाब क्या हो। कह रहे हैं कि यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए के प्रतिशत को दर्शाती है। यानी कि 2000 अगर बात, ये सब कॉलेज हैं, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, डी कॉलेज, ई कॉलेज, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 2015 में कॉलेज बी की अगर बात करते क्या बताया गया, उत्तीर्ण विद्यार्थियों, यानी कि 2015 में कॉलेज सी में है ना कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, 80% आप बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2017 में कॉलेज ई में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे, तो आप 73% बताओगे। समझ गए ना। चलिए कह रहे कि यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, मतलब हर साल 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो कह रहे कि इनमें से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कॉलेज ए का हम औसत निकाल लेते हैं, यही तो निकालना औसत पिछले 3। देखिए सभी का हमें औसत ही निकालना होगा। तो पहले तो इसका योगफल अगर हम निकालें तो 8 2 10, 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1, ये क्या हो जाएगा 21, यानी कि 214 यहाँ पर सातों इसका योगफल आ गया है। अब इसका औसत की अगर हम बात करें तो इसको हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 की बात चल रही है। तो 3 कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, तो लगभग 71 इसका औसत निकला है। उसी प्रकार अगर हम सातों यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 8 7 15, 15 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 12 13 14, 14 ये आपका 21, यानी कि इसको अगर 3 से भाग करें तो ये आपका 70 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका 10 आ गया है, और ये कितना आ जाएगा 16 17 26 आ जाएगा। इसको अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 3 7 21, 3 8 24 आ जाएगा, 3 6 18, यानी कि लगभग 86 का औसत आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें तो 8 5 13 हो जाएगा, या 8 15 हो जाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पर कितना है 9 9 18 27, तो 28 हो जाएगा। इसका अगर बात करें 3 से करके तो कितना आ जाएगा, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, 95 इसका आ गया। और इसकी अगर बात करें तो 8 9 10 आ गया, 22 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी अगर बात करें 3 से साथियों, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा, इसका 73 निकला। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कहने के निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए सबसे कम किसका लग रहा है, मुझे बताइए किसका लग रहा है। बी वाले का तो लग रहा है ऐसा, तो 70 है, इससे कम का किसी का है नहीं है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि इसकी तुलना में, तो 68 से 77 हुआ है क्या साथियों। यहां पर अगर बात करते कितना हुआ है, 68 से
77 हुआ है। तो 68 से 77 कितनी वृद्धि हुई है? 9 की वृद्धि हुई है। तो बस 9 को आपको प्रतिशत में बदल लेना होगा। 68 से बड़ा है ना 9, तो यहाँ पर 68 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 50 आ जाएगा। 2 3 6, 2 चौक 8 आ जाएगा, है ना। अब अगर साथों इसको हम लोग कट करें तो 9 पंजे 45, यानी कि 450 आ गया, नीचे आपका 34 आ गया। तो इसको जरा आप क्या कर लीजिए साथों, एक बार कैलकुलेट यहाँ पर करा के मुझे आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथों, 450 और क्या आ जाएगा, 34 से करना है तो 34 से कम 34 आपका हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 और ये लग जाएगा। अब मान लीजिए 35 है तो ये तियां आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 34 तियां कितना हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 और 3 तियां 9 और 1 10 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, अब 8 बचेगा। अब पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 34 दूना कितना हो जाएगा साथियों, बताइए। 8 और 6 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर बात करते हैं हम लोग, ये 13.2 करके आंसर आया है। और 13 पॉइंट करके 2 आंसर कहाँ पर आया है, ऑप्शन नंबर बी वाले में आया है। 2015 में कॉलेज ई कहाँ पर है साथियों, 2015 ये रहा। कॉलेज ई की अगर बात करें तो साथियों ये रहा। इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको पता है ये जो लोग हैं ना साथियों, ये पासिंग वाले बच्चे हैं, यानी कि अगर साथियों पासिंग वाले, देखिए टोटल मिला के कुल कितने लोग होंगे, टोटल साथियों यहाँ पर अगर बात करें 100 लोग होंगे। कितने लोग होंगे साथियों, 100 लोग ही तो होंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें साथियों 72 लोग पास हैं, तो फेल कितने लोग हैं, 28 लोग फेल, है ना। तो इनका साथों उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण का आपको अनुपात बताना है। इसको 2 से कट कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा, 14 यहाँ पर आ जाए, और कट करोगे तो 7 और 18 आ जाएगा। 18:7 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में 2011 से 2016 तक शिक्षित लोग और कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर 2011 की बात करते हैं, 2011 की बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं शिक्षित लोग कितने हैं तो 712 है, और टोटल लोग कितने साथियों 3042 हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि भाई अशिक्षित लोग कितने हैं, तो कुल जनसंख्या में से आपको 712 माइनस करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2015 में कुल जनसंख्या कितनी है, 3940 है, और शिक्षित लोग कितने हैं 1380 है। तो कुल मिला के अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों इस सवाल की तरफ कि इस सवाल में आखिर पूछा क्या जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि वर्ष 2012 में, ये साथियों 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, यानी कि शिक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं, 814 हैं। तो 814 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100 से करेंगे। और टोटल लोग कितने हैं, 3072 हैं। तो साथियों इससे हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए 2 से अगर कट करें तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 हो गया। 2 से कट करें 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 3 6, 2 छंग 12 हो गया। और 2 से कट करें 2 दूना, 2 से कट होगा नहीं साथियों, अब है ना, 2 से कट नहीं होगा। तो इसको 2 से कट कर लीजिए साथियों, 50 आ जाएगा। और ये कट होगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 आ गया यहाँ पर। अब अगर साथियों बात करें, अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 407 की गुणा 5 से पहले तो करिए, यानी कि 50 से करिए। तो 5 से करते हैं, 7 पंजे आपका 35 हो गया, 5 चौक आपका 20 हो गया, है ना। और ये 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अब नीचे क्या है, 768 है ना। नीचे क्या है साथियों, नीचे अगर बात करते हैं यहाँ पर 768 है। तो अब आपको 768 से विभाजित कर देना है साथियों, कितना, 20,350। कितना साथियों विभाजित कर देना, 20,350। तो अब बस आपको इसको कैलकुलेट कराना है। देखिए ये कितना है, ये हम 2000 मान लेते हैं, है ना। कितना, 2000 मान लेते हैं। वैसे ये है तो 0 भी इधर, ये है 0 भी इधर, ध्यान रखिएगा। तो 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 700 या 21 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 700 दुना हम कर लेंगे। तो 768 दुना कितने हो जाएंगे, जरा कैलकुलेट करा लीजिए। 8 दुना आपका 16 हो गया, 6 दुना 12 और एक आपका 13 हो गया, 7 दुना 14 और एक आपका 15 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, 2035 में से 1536 को घटाइए, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें से लेंगे सातों, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये 0 जो है वो सातों यहाँ पर अब आप उतार लीजिए। अब 768 की गुणा हम किससे करें, 768 की गुणा सातों हम किससे करें, ताकि 4900, है ना, 4990 यहाँ पर आपको मिल जाए। तो अगर हम 6 से गुणा करें, देखिए जरा 768 की गुणा अगर हम 6 से करें, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 40 हो गया आपका, 6 सत्ते 42, 42 43 44 45 46, यानी कि अगर बात करते हैं 768 छंग कितने हो जाएगा,
4602 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए सातों, 8 आ जाएगा 10 में से, और ये 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब अगर बात करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और जीरो बढ़ाते हैं। अब 768 की सातों हम किससे गुणा करें, है ना, किससे गुणा करें कि 3880 आ जाए। तो अगर हम साथियों मान लीजिए 768 की गुणा 4 से करते हैं, कितना करते हैं, 4 से करते हैं, या एक काम करिए अगर हम 5 से करते हैं तो 3840 आता है। 3840 सातों यहाँ पर 3840 आ गया, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो कुल मिला के 26.5 कहाँ पर लिखा हुआ है, 26.5 तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अगर बात करते हैं सातों 2605 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर 26.5 के आसपास क्या है ना। तो सातों ये आपका हो जाएगा, देखिए 26.5 के आसपास ये है। तो कुल मिला के ये जो होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आपके सामने सातों यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन को सातों आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अच्छा एक और सवाल है, सॉरी करंट अफेयर के नहीं है, मैंने देख नहीं पाया। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 2011 की तुलना में 2012 में कितनी, है ना, वृद्धि हुई थी, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको साफ कर, 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 342 से 3042 से 3072 यहाँ पर हो चुके हैं, है ना। तो साथियों आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर 30 बढ़ रहा है, यानी कि 30 की वृद्धि हो रही है। तो 30 को प्रतिशत में बदलना है, 30 गुणा और 3042 आपका नीचे आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल से सातों 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऊपर है आपका 3000 और नीचे है आपका 3042, क्या साथियों 3000 एक तरीके से अगर बात करें, एक सेकेंड, 3042 है ना। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या लगभग, देखिए लगभग में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट करोगे 0.98 आएगा, यानी कि ये 1% के बराबर है। तो ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और साथियों सटीक आपका जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, वर्ष 2014 यानी कि 2014 आपका ये हो गया है। वर्ष 2014 की अगर बात करें, एक सेकंड रुकिए, वर्ष 2014 की अगर बात करें ये हो, एक सेकंड यहाँ पर है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ये हो गया। वर्ष 2014 की अगर बात करें तो इसकी तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत, तो शिक्षित लोग तो ये हैं, यानी कि इससे कितना बढ़ा, 1250 से 1380 हुआ है, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है साथियों मुझे बताइए। चलिए, 2014 से 2015 में आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक बार देखिए और मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 130 की तो वृद्धि हुई है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, नीचे 1250 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग। 25 चौक और 25 पंजे हो जाएगा, 13 चौक कितना हो जाएगा, 13 छब्बीस 13 उनतालीस 13 13 पंजे 65, 13 चौको आपका 52 हो गया, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसको कैलकुलेट करिए, 5 कम 5 हो जाएगा, है ना साथियों। उसके अलावा साथियों यहाँ पर एक तरीके से ये आ जाएगा, और पॉइंट लग के 0, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 10.4 कौन से ऑप्शन में है, तो 10.4 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। उसके बाद देखिए 2011 से 2016 तक है, 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या मुझे बताइए। तो साथियों इनका आपको औसत बताना है। अगर हम साथियों इनका औसत कैसे निकालेंगे साथियों, आप लोग पता, इनका सबसे पहले योग निकालेंगे। तो योग यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, मैंने निकाल लिया है, 6633 आ जाएगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 से कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया साथियों, 6 कम 6, 6 कम 6, एक सेकंड रुकिए, 6 कम 6, 6 कम 6। अब ये डबल नंबर साथियों होगा, तो इसलिए हम 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, बचा 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। कुल मिला के 1105 करके आंसर आएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2015, ठीक है, 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, अब आपसे यहाँ पर कुल मिला के ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए
तो 130 की ही तो कमी आई है साथ। तो 130 को आपको प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्या आ जाएगा 1380 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैलकुलेट होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो साथियों 50 आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 छंग 12 2 नीम 18 आ जाएगा, 13 पंजे 65 है ना, 13 पंजे आपका 65 हो गया, 0 लग गया, और 69 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए अगर ये कितना है, अगर ये 690 होता तो 10 बार में कटता, लेकिन ये कुल मिला के 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा ना साथियों, है ना। तो 9 बार में कटेगा, हम लोग इसको देख लेते साथियों कैसे ये कैलकुलेट होगा। आप भी थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। 650 आपका ये हो गया, 69 आपका ये हो गया, है ना। अगर बात करते 69 की 9 से गुणा करते कितना आता है, 9 ने 81 हो गया, है ना, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो गया, 54 और 8 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 62 हो जाएगा, 62 आपका इधर को आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा साथियों, ये 9 हो गया और ये 29 बच जाएगा, है ना साथियों, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 69 चौक यहाँ पर आ जाएगा। 69 चौक कितना होता है, 4 नीम आपका सातों 36 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, 24 25 26 27, तो कुल मिला के अगर बात करें 9.4 करके आंसर आएगा, 9.4 करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, तो वो संख्या बताइए। देखिए अंकों का गुणनफल इसका भी 8 है, 4 गुणा 2, और 8 गुणा 1 इसका भी गुणनफल 8 है, इसका नहीं है साथियों, 6 दुना 12, और ये क्या है साथियों, हटाइए इसको, 24 है, 4 दुना 8 इसका भी साथियों है ना, 8 है। अगर 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अगर मान लीजिए ये 42 आंसर है, इसमें हम अगर 18 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या आता है, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 और 1 5 और 1 6। देखिए अंकों नहीं बदले, 42 से अगर अंक पलटते ना तो 2 4 हो जाते, जिसके 4 2 है तो 2 4 हो जाता, आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, अंक नहीं बदले। मैं कहूंगा अगर साथियों 24 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और ये 4 हो जाएगा। देखिए अंक पलट गए, ये 2 4 लिखा है, ये 4 2 लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी ज्ञात करो। तो मान लीजिए शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, इसमें 5% की कमी आई, यानी कि 95% जनसंख्या रह गई, फिर इसमें 8% की कमी आई, यानी कि 92% जनसंख्या रह गई, तो जो जनसंख्या आई है वो 88,274 आई है। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका निकाल आएगा। देखिए 88,274 गुणा 100 और बटे क्या आ जाएगा साथों, बटे आपका 95 गुणा 92 आ जाएगा। थोड़ी सी समय की दिक्कत है, इस वजह से साथों मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं एक बार, आप लोग भी इसको कर सकते। देखिए 8 8 2 7 4 0000 है ना, किससे भाग करनी है साथों, 95 से पहले तो भाग करो, तो मैंने 95 से भाग कर दी। अब इसकी भाग करो किससे, 92 से, इसकी भाग करो 92 से की है, तो कितना आ गया है साथियों, 1,01,000 आ गया है, 1,01,000 यहाँ पर साथियों आ चुका है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 10,201 का वर्गमूल कितना होगा, मुझे बताइए। ये किसका स्क्वायर है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, अब देखिए मान लीजिए ये अगर 100 संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100, यानी कि 4 0 यहाँ पर लग जाएंगे। और ये अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो ये 4 0 के आसपास ही तो है, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ये 101 का ही स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हाल ही में किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है, तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो आपका जवाब ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय सिंघल को नियुक्त किया गया, आंसर आपका बी होगा। और भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, आंसर आपका सी होगा। किसने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है, तो किसने ये लॉन्च किया है, मैं कहूंगा जियो ने लॉन्च किया है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत
अटल का जल अवतरण कहां पर किया गया है? तो ये साथियों गोवा में किया गया है। गोवा आपका आंसर हो जाएगा। कहने कि मेघनाथ देसाई का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां पर किया गया है? तो इसका साथियों श्रीहरिकोटा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला देखिए, यानी कि किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G का अगला वैश्विक अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो शैलेश जेजुरीकर को नियुक्त किया गया। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड देश ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज ये कहां पर खुला है? तो ये साथियों कहां पर खुला है? सिंधु दुर्ग में खुला है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा जापान देश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए कि हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? तो ये साथियों इंदौर में, भोपाल में नहीं साथियों, ये तो जबलपुर में खोला जाएगा। लेकिन जबलपुर तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कहाँ की छात्रा रोमोनो परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की। आंसर आपका ए होगा। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गज़ैब का अनावरण किया है? तो गज़ैब का अनावरण साथियों तुर्की देश ने किया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है? मैं कहूंगा रूस देश आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहां पर आयोजित हुई है? तो ये साथियों शंघाई में आयोजित हुई है। आंसर आपका सी होगा। विजय शर्मा का अभी निधन हुआ है। ये कौन थे साथियों? तो ये जलवायु कार्यकर्ता थे विजय शर्मा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 19वां दिवस से ये कब मनाया गया है? तो अगर बात करें साथियों तो 29 जुलाई में मनाया गया। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कहने के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये साथियों जापान देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। आंसर आपका भी होगा। तो ये साथियों यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दीजिए साथियों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। कि आप ऐसी और क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए।